चलो आ जाओ, देखो हम भाई, तो रासायनिक बल बल गतिकी में हम लोगों ने ना कल सीखा था वेग, अभी के ना वेग नियम लिखना। वेग नियम कह लो, या फिर हम इसे बोलते हैं वेग व्यंजक, है ना। वेग व्यंजक लिखना है, यानी कि वेग इक्वल टू हम लोग लिख रहे थे कि ए, अगर रिएक्शन में ए से बी बन रहा है, मान लो ए प्लस बी बन रहा है ना, उसमें दो चीज है, ए है प्लस बी है, अभिक्रिया करके सी प्लस डी बना रहा है, तो ए सांद्रता की कुछ ना कुछ घात होगी एक्स, और बी हमारी होगी घात वाई। एक्स वाई का मान है जो ये स्टोइकियोमेट्री गुणांक के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है भाई। अगर प्राथमिक अभिक्रिया होगी तो इक्वल होगी, ठीक है। हाँ, आज हम लोग ना आगे बढ़ेंगे इससे आगे। अच्छा, इसमें तो मैं एक चीज मैंने और समझाया था, एक होता है प्राथमिक अभिक्रिया। क्या होता है? प्राथमिक अभिक्रिया होता है ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में खत्म हो जाए जल्दी से। अपन इसे बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। और एक हमारे पास होता है जटिल अभिक्रिया। तो जैसे ना मैं कर रहा हूँ रिवीजन बिना देखे फटाफट से, तुम्हें भी ऐसे करना चाहिए। जटिल अभिक्रिया कल का पढ़ा हुआ ऐसे करते हैं रिवीजन फटाफट से। जटिल अभिक्रिया ये क्या होता है? हम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कि वे अभिक्रियाएं जो दो या दो से ज्यादा स्टेप में हो, मतलब एक से अधिक पदों में जो संपन्न होती है। अब अगर कोई रिएक्शन दो या दो से अधिक स्टेप्स में हो रहा है तो उसमें एक स्टेप पक्का बात है स्लो होगा, एक फास्ट होगा। तो जो पद या स्टेप से फास्ट होगा अभिक्रिया का वेग निर्धारित वही करता है, ठीक है ना। दो मंदी तो बोला मैंने फास्ट बोल दिया, अपने शब्द वापिस लेते हैं। मंद पद, तो मंद पद अभिक्रिया की वेग निर्धारित करता है, निर्धारित है ना, करता है। ये तुमको ध्यान रखना है, ये बहुत आसान है। ये था तुम्हारा पिछला रिवीजन, है ना। 5-7 मिनट तो नहीं लगे, 2 मिनट में, ठीक है ना। इसमें एक चीज और था, पता है क्या, कि जो जटिल रिएक्शन होते हैं उसका उसका जो प्रत्येक पद होता है वो एक प्राथमिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। इतना सा काम था, खत्म। अब हम लोग बढ़ते आगे, आणविकता, और एक पढ़ेंगे हम लोग कोटि, है ना। तो पहले कोटि होती क्या है बता देता हूँ तुमको। देखो आप लोग ना तो बस ये समझो कि जो वेग होता है के आता है, इसे बोलते हैं वेग स्थिरांक, है ना। अपन इसे बोलते हैं वेग स्थिरांक। ए की पावर x बताया था, बी की पावर y। इस x और y को अगर हम जोड़ देंगे कुछ ना कुछ मान आएगा, उसे ही बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। वेग नियम में अभिक्रिया की कोटि, यानी वेग नियम में जो x y घात है उस घात का योग अभिक्रिया की कोटि को दर्शाती है, ठीक है ना। ये कोटि जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, शून्य हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है ना, मतलब कि 1/2, 1/3, है ना। बताऊंगा अभी सारी कैसे कैसे होती है ना। तो ये सारा हमको पढ़ना है कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो चलो ना शुरुआत करते हैं फटाफट से, आज तो हो गया रिवीजन, ठीक है भाई। कोटि और आणविकता, हेडिंग रो क्या, कोटि, कोटि, कोटि ऐसे लिखते हैं। छोटे की मात्रा होती, ध्यान रखना। हम पिछले साल हर बार कोटि टैप है ना बड़ी की मात्रा लगा रहे थे, तो हर एक बार हमको बच्चा टोकता था मैं हर एक बार, टैप है छोटी की मात्रा आएगी, इसलिए हमको याद है इस बार कि टैप है छोटी की मात्रा आएगी। कोटि और आणविकता, आणविकता, इससे पहले आपको लगाना है अभिक्रिया की, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, यानी कि ऑर्डर एंड मोलेक्युलरिटी, मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन,
मोलेक्युलैरिटी बोलते हैं आणविकता को। चलो इसको छाप लो हेडिंग। आणविकता और कोटि होती क्या है, पहले हम लोग पढ़ते हैं एक संघटन सिद्धांत। संघटन सिद्धांत होती क्या है, मैंने कहा था ना बीच में, मैंने जिक्र किया था टकराव, टक्कर होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं अभिक्रिया का, उनके अणु के मध्य में टक्कर होता है। टक्कर समझते हो ना, खतरनाक वाली टक्कर होती है, भिड़ंत। और अगर जितनी ज्यादा अच्छी भिड़ंत होगी टक्कर उनके बीच में, उत्पाद उतना ही जल्दी बनेगा और बढ़िया बनेगा, मस्त बनेगा, ठीक है ना। तो कोई पूछे, ये ना 12th लेवल पे अब आप पढ़ रहे हो, 12th लेवल पर मतलब संघटन के बिना अभिक्रिया का उत्पाद नहीं बन सकता। टकराते हैं तभी सब कुछ होता है, विदाउट टक्कर जीवन में कुछ संभव ही नहीं है। इतने खुश हो रहे हैं लौंडे, बताओ, यह टक्कर की बात हो रही है। तो इसमें ना छोटा सा हेडिंग लिखो, संघटन सिद्धांत, छोटा सा ना, छोटू सा संघटन, संघटन सिद्धांत। सब पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, सब पढ़ाऊंगा। इसको बोलते हैं अपन लोग कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, थ्योरी। हाँ बायो नहीं तो वैसे मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। अरे मैं बायो का भी टीचर हूँ भाई। हाँ हिंदी में नहीं पढ़ाता, अंग्रेजी में पढ़ाता हूँ। मैं सब पढ़ा देता हूँ, बायोलॉजी मेरे पास पढ़ी था ना, इसलिए मेरे पास मैथ भी था। मैं तो मैथ भी खतरनाक पढ़ा देता हूँ। इस साल फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ बढ़िया, मैं सब पढ़ा देता हूँ। मैं वैसे सब समझ रहे हो मेरे को, वर्सेटाइल नेचर। अभी भी ना तुम्हारी बुक है एनसीईआरटी की, कोई सा क्वेश्चन कहीं का उठा के लो किसी भी समय, ऐसे बोल दूंगा ये ऐसे सॉल्व होएगा। डाटा पढ़ा है मेरे को, तुम ऐसे मानते हो, समय नहीं मिल रहा मेरे को चीजें। छाप लो इसको। देखो इधर आ जाओ। संघटन सिद्धांत बहुत अच्छा इंसान है ये। अभिकर्मकों को, अभिकर्मकों को, अभिकर्मकों को अभिक्रिया करने के लिए, अभिक्रिया करके उत्पाद बनाने के लिए, उत्पाद बनाने के लिए संघटन अनिवार्य है, अनिवार्य है। यानी कि यहां पर मैं एक बात बता दूं, संघटन का मतलब होता है टकराव, यानी कि टक्कर होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। इसे शिथिलता में ना लिया जाए, अति आवश्यक है। भाई सब बहुत ज्यादा आवश्यक है। मान लो नाइट्रोजन है, तुम सभी जानते हो, देखो नाइट्रोजन N2 है और ये जो है H2 है। अगर ये अभिक्रिया करके उत्पाद बनाना चाहते हैं तो इनको टकराना पड़ेगा और जोरदार टक्कर मारना पड़ेगा इनको, ताकि इनका जो ओल्ड बॉन्ड है ना वो टूट जाए। ओल्ड मतलब पुराना बंध टूटेगा और नया बंध बनेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फिर अमोनिया बनेगा। NH3 दो यहाँ लगा देंगे, 3 यहाँ। देखो N के बीच में डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये N हो गया, तो ये तुम्हारा एक अणु है। क्या है ये, एक अणु। इसमें ये होगा H का, इनके बीच में सिंगल आबंध होता है, ये कुछ ऐसे जुड़ते हैं। अब ये एक अणु, ये एक अणु, ये है, तो इनका हेड ऑन मतलब होता है सिरा इसका और इसका सिरा टकराएगा खतरनाक टाइप से, तब क्या बनेगा, ये बंध इनके टूटेंगे। जब तक NN का बंध टूटेगा नहीं, HH का बंध नहीं टूटेगा, तब तक N और H के बीच में नया बंध नहीं बनेगा, नया बंध। तो वही बंध को तोड़ने के लिए इनको टकराना पड़ता है, ठीक है ना। तब क्या बनता है, उत्पाद बनता है। छाप लो इसको। इसे हम लोग ना डिटेल में आगे और सीखेंगे कि क्या होता है संघटन सिद्धांत। देखो हेडिंग आणविकता। तो टक्कर का पता लग गया तुमको, हम भी बहुत बार टकराए यार लेकिन हमारा टक्कर आज तक सक्सेस नहीं हुआ, कमजोर टक्कर रह गया, उत्पाद नहीं बना आज तक, उस लेवल तक ऊर्जा नहीं पहुंची हमारी।
अभी तो एक टॉपिक आएगा बहुत मस्त वाला, बताऊंगा आगे, मजा आएगा पढ़ने में, देखना। केमिस्ट्री मस्त चीज है, कहते नहीं है तेरी मेरी केमिस्ट्री अच्छी रहेगी। तो केमिस्ट्री में मतलब क्या बताओ, रिएक्शन कैसी बढ़िया केमिस्ट्री है ये, कह रही ऐसी केमिस्ट्री होनी होती है बेटा, केमिस्ट्री ऐसे ही होता है। देखो अभी ये छपरी लौंडे गली में बाइक हॉर्न मारते रहते हैं, बताओ। आणविकता लिखो हेडिंग, आणविकता, इसे अपन बोलते हैं मोलेक्युलैरिटी। मोलेक्युलैरिटी ये जो है ना, ऐसे किसी ने मुंह से बोल दिया कि आणविकता ये होती है, वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इसीलिए कहा गया है कि किसी अभिक्रिया की आणविकता, किसी अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया में भाग लेने वाले, आणविकता अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग मतलब होता है पार्टिसिपेट करना, भाग लेने वाले अभिकर्मकों की संख्या, अभिकर्मकों, इसमें कौन कौन आ सकता है? इसमें देखो आयन आ सकता है, इसमें परमाणु आ सकता है, या फिर इसमें अणु आ सकता है। भाई जो भी रिएक्शन होता है उसमें कौन भाग लेते हैं? या तो आयन भाग लेते हैं, या फिर अणु भाग लेते हैं, या फिर परमाणु भाग लेते हैं। ऊपर वाले एग्जांपल में ही देख लो, ये नाइट्रोजन अणु ही तो है और हाइड्रोजन भी क्या है, अणु है। ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तब उत्पाद बना रहे हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि किसी अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मकों, उसमें कौन कौन हो सकता है? अभिकर्मक, आयन, परमाणु अथवा अणु की संख्या, अभिकर्मकों की संख्या को कहा जाता है, कितने स्पीशीज भाग ले रहे हैं रिएक्शन में, जितने रिएक्टेंट भाग लेंगे उन रिएक्टेंट की संख्या को हम कहते हैं उस अभिक्रिया की आणविकता। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो चलो ऊपर वाले को पकड़ लेते हैं, ऊपर वाले को पहले पकड़ना चाहिए। देखो नाइट्रोजन अणु अभिक्रिया कर रहा था H2 अणु के साथ में, तो ये अमोनिया गैस बनाता है, ठीक है ना, ये लिक्विड फॉर्म में भी रहता है ये गैस, ये भी गैस। बैलेंस करते हैं पहले इसको, देखो बैलेंस जरूर करना है, 2 यहाँ लगाओगे 3 यहाँ। मुझे बताओ कितने अणु भाग ले रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर? देखो H2 एक अणु है, 3 लगाए इसका मतलब 3 अणु है, और एक अणु N2 का है, तो 3 अणु इसका और एक अणु इसका, कितने हो गए कुल? 4 अणु। 4 अणु भाग ले रहे हैं तो इसकी आणविकता जो है वो 4 है। मोलेक्युलैरिटी, कोई दिक्कत तो नहीं तुमको इसमें? किसी भी रिएक्शन को देखते ही तुमको आणविकता पूछेगा तो बता सकते हो, ठीक है ना, बहुत आसानी से। अब मुझे इसका एग्जाम्पल देना, तो सॉरी एग्जाम्पल तो मैं खुद लिखूंगा, बताना कितना उसकी आणविकता है। एक मेरे पास H2 है, एक मेरे पास O2 है, अभी क्रिया करते हैं ये, और ये गधे जो H2 बना लेते हैं, तो यहाँ 2 लगाओगे, फिर तुम्हें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। बताओ इसकी आणविकता कितनी होनी चाहिए? देखा अब, हाँ सुन तो लिया, और क्या जबरदस्ती बताएगा? 3 होगी, 3 मोलेक्युलैरिटी लिख जाए गलती से, बताओ मोलेक्युलैरिटी है ना, अपन इसे बोलते हैं अंग्रेजी में 3। कितना होगा? 3। आ जाओ, जिंदा हो जाओ फटाफट से। अगला एग्जाम्पल देखो, ये मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, कहते हैं इस जहां में हर किसी के लिए बनाया है, किसी को इसके लिए कोई नहीं बनाया है, अकेला ही करेगा, टक्कर मारेगा, ठीक है ना। बताओ अकेला कैसे टक्कर मारेगा? ये साला मेरी तरह है। तो देखो ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर देखा है, मार्बल, वही मार्बल है ये। अरे मार्बल ने देखा तुमने? ये मार्बल ही तो होता है, इसको मार्बल कहते हैं। हीट दो इसको, एक बार हम पढ़ा रहे थे ऐसे ही, तो ना हम बोलते हैं कि टकराना पड़ता है तभी बनता है उत्पाद। तो मैं ये एग्जाम्पल लिख दिया, अब बीच में था एक लौंडा बैठा हुआ, कह रहा है सर जी ये कैसे टक्कर मारेंगे, तो अकेले ही अणु है। मैंने कहा ये अकेले सब कुछ कर लेता है, ये टक्कर नहीं मारता है, ये वाइब्रेट करता है। क्या करता है? अपने स्थान पर एक कंपन करता है, ध्रुव कर गया ना, फिर ये टूटता है, उसको उष्मा मिल गया ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस क्या बताऊं CO2 गैस भी बनता है। संतुलित है कि नहीं? देखो
ये है संतुलित। अब इसकी आणविकता क्या होगी बताओ, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मोलेक्युलैरिटी। तो तुम किसी भी ना रिएक्शन की आणविकता लिख सकते हो तुरंत फटाफट से, एक है ना। एक बात ध्यान रखना, जितना कम आणविकता होगी किसी रिएक्शन की, वो रिएक्शन उतना ही जल्दी और फास्ट होगा, जल्दी और हाँ, पता है क्यों? क्योंकि अब तुम देखो यहाँ पर 3 है अणु, 1 और 2 3 अणु हो गए। अब ये तीनों टकराएंगे 3 उससे, तो जल्दी होगी। तुमको मैंने एग्जाम्पल दिया था ना गाड़ी का, 2 टकराएगा तो ज्यादा फास्ट होगी, अकेले में उतना फास्ट नहीं होगा, ठीक है ना। 2 चाहिए कम से कम अच्छे से होने के लिए अभिक्रिया, ठीक है ना। कॉपी कर लो इसको। हाँ, डेल्टा मतलब हीट का सिंबल है वो, ठीक है ना। अगर किसी रिएक्शन की आणविकता 1 है तो उसे बोलते हैं मोनो आणविक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? मोनो आणविक, एकल आणविक बोलते हैं ना, पता नहीं क्या बोलते थे ना बुक एक बार एनसीईआरटी की देखो। अगर किसी रिएक्शन की आणविकता 1 है, आणविकता, इस वाले बुक में ना आणविकता को एक चीज और कहते हैं, अणुसंख्यता। क्या? तो कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ ना तो अणुसंख्यता भी लिखना, जहाँ आणविकता लिखा आपने, अणुसंख्यता। और आणविकता तो कहते हैं, मुझे पता है, ठीक है ना, गलत नहीं पढ़ाता मैं कभी भी। आणविकता भी कहते हैं, इस वाले बुक में अणुसंख्यता लिखा हुआ है, तो अणुसंख्यता भी लिख लो। और अंग्रेजी में तो दोनों नाम सेम ही है, मोलेक्युलैरिटी। अगर किसी रिएक्शन की आणविकता 1 है तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक अणुक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? एक अणुक अभिक्रिया। और अगर आणविकता कितनी है, 2 है, तो बोलते हैं द्वि अणुक अभिक्रिया, द्वि अणुक अभिक्रिया। और अगर हमारे पास आणविकता कितनी है उसकी, आणविकता अगर आई सब 3 है तो बोलते हैं त्रि अणुक अभिक्रिया। चार का नहीं बता रहा, संभव कम होता है रिएक्शन, ठीक है ना। त्रिअणुक हो गया, चतुर्थ अणुक कह सकते हो, चतुर्थ भी कह लेते हैं बहुत से लोग, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, समानता 3 से अधिक नहीं होती, ठीक है ना। ध्यान रखना। तो इसमें एक लाइन आप यहाँ लिख लो, ऐड कर लो कि किसी अभिक्रिया लिखो, किसी अभिक्रिया की आणविकता सामान्यतः बट हम लोग कब लगाते हैं, जब मुझे ये कहना हो कि कभी नहीं, मतलब नहीं करना है। समानता मतलब नहीं होती, लेकिन किसी किसी केस में होता भी है, सामान्यतः नहीं होती। किसी अभिक्रिया की आणविकता सामान्यतः 3 से अधिक नहीं होती, ठीक है ना। 3 से अधिक नहीं होती। सामान्यता का मतलब यह है कि 90% रिएक्शन ऐसे होंगे उसकी आणविकता 3 से अधिक नहीं होगी, 10% ऐसे भी होंगे रिएक्शन जिनकी 3 से अधिक होगी। अभी तुम देख लो ऊपर N2 और H2 वाले का 4 था ना, तो ऐसे बहुत ही कम मिलेंगे। उनमें से एक यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ, उसकी आणविकता पता नहीं कितनी आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी ना। वो एग्जाम्पल मेरे पास है, उसमें खतरनाक एग्जाम्पल है उसका, वो रिएक्शन हमारे पास में है। कहाँ चला गया? एक बहुत बड़ा रिएक्शन है, हाँ ये रहा। इसकी आणविकता जो है देखो ये है K2Cr2O7, 2 अणु है इसके, K2Cr2O7 प्लस K2Cr2O7, ये अभी सॉरी O4, जो सेम हो जाएगा वरना, प्लस HCl, ये अभिक्रिया करते हैं भाई साहब। और अभिक्रिया करके जो उत्पाद बनाते हैं वो चमक, क्या उत्पाद बना रहा है देखो, 2 KCl प्लस KCl 2 नहीं बना रहा, 6 बना रहा है। इसको संतुलित करना पड़ेगा,
6 KCl 4 CO2 प्लस साथ में बना रही है CrCl3 और ये 2 बना रहा है और साथ में 7 जल के अणु बना रहा है और यहाँ लगा दो इधर कितना 2 और यहाँ लगा दो इधर 14। ये देखो रिएक्शन है सामने, इसकी आणविकता कितनी है, इसकी जो आणविकता है 17 होनी चाहिए भाई। 14 तो HCl का आ गई है और 2 इसके और 1 इसके, 3 कितने हो गए 17। तो इसकी जो आणविकता है तो रेयर देखने को मिलता है ना, रेयर मतलब कम देखने को मिलता है कभी कभी। इसकी आणविकता 17 हो गई और एक ये वाला तुम जानते हो N2 प्लस H2, यह भी क्रिया करके NH3 बनाता है। तो 2 यहाँ लगाओगे तो तुम्हें 3 यहाँ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ जो आणविकता निकल के आ रही है वो 4 निकल के आ रही है। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं उन्हें हम कहते हैं जटिल, जटिल कह लो या संकुल अभिक्रिया कह लो, संकुल अभिक्रिया यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं वैसे को, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तुम्हारे स्कूल में कोई भी क्वेश्चन पूछे किसी भी टॉपिक केमिस्ट्री से, नोट्स उठाकर पढ़ लो, टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। कुछ भी पूछेगा तुम आराम से कर दोगे। संकुल अभिक्रिया, संकुल मतलब होता है जटिल को ही कहते हैं दूसरे नाम से, अंग्रेजी में दोनों का नाम एक ही, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है ना। कई सारे स्टेप में होंगे ना, ये एक स्टेप में नहीं होगा, कई स्टेप में होगा रिएक्शन, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे जब इतने सारे स्टेप में होगा, है ना, तो भैया कॉम्प्लेक्स होगा। अब इसके अंदर क्या आता है, जो आणविकता होती है ये कोई प्रैक्टिकली नहीं दिया गया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया इसके लिए, बस दे दिया बोल के करके ना। देखो लिखो आणविकता एक, लिखते हैं आणविकता एक सैद्धांतिक, सैद्धांतिक अवधारणा, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। चापलना को फटाफट से। यह ऋणात्मक, भिन्नात्मक, भिन्नात्मक अथवा शून्य, अथवा शून्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं देखो शून्य का मतलब क्या है, कोई अणु नहीं है ना। शून्य का मतलब ये हो गया कि कोई अणु भाग नहीं ले रहा है। तो जब कोई अणु भाग ही नहीं ले रहा है तो रिएक्शन का घंटा होएगा, है ना। तो कभी शून्य नहीं हो सकता, ये इस बात का ध्यान रखना। भिन्नात्मक फ्रैक्शनल कभी नहीं होता, बट्टे में, डेसिमल में और नेगेटिव में नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या होगी 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये चीजें होगी। अवधारणा लिखा है, देखो ध्यान से, अवधारण नहीं, अवधारणा है, मतलब कंसेप्ट जो है ना ये थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंट नहीं किया किसी ने। अब इसमें लिखो आणविकता 3 से अधिक आणविकता वाले अभिक्रिया, वाले अभिक्रिया बहुत कम, बहुत कम क्या करते हैं, प्रेक्षित किया गया है, या कह लो अभिलक्षित, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जर्व किया गया है ना। ऑब्जर्व मतलब क्या बोलते हैं, अवलोकित, किया गया है, मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं, ज्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। आप लोग हाँ, ये पॉइंट 2 हो गया, ये 3rd पॉइंट हो गया। हम सब इसमें लिख तो रहे, पॉइंट वाइज लिख रहे हैं।
ये बात तो अपने ऊपर भी लिखवा रखी है। क्या? किसी अभिक्रिया की अनेकता सामान्यतः 3 से अधिक नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 3 से अधिक वाले कम देखने को मिलते हैं। तो एक जैसे हो गई। सामान्यतः लिखा है, हाँ, कम देखने को मिलते हैं। लिखवा दिया तो तुम्हारे पास पॉइंट बने रहेंगे तो तुम ध्यान देगा। ठीक है लाला, चलो अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे और अब पढ़ते हैं कोटि को। क्या पढ़ते हैं? अभिक्रिया की कोटि, जो तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी एग्जाम में ना कोटि में और आणविकता में अंतर पूछ लेता है। अंतर बताओ 1 नंबर का, या होती क्या है, तो आप इजीली कर पाओगे आज के बाद। लिखो अभिक्रिया की कोटि। हेडिंग डालो अभिक्रिया की कोटि। बहुत मस्त डेफिनेशन इसमें दिया हुआ बुक में। चलो अगले पेज पे चलते हैं ना, मस्त वाले पेज पे चलते हैं। अभिक्रिया कोटि, अरे बड़ी की मात्रा लगी होती है, छोटे की मात्रा आती है ना कोटि में, बहुत बढ़िया। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस लिखो पहले बात तो। चलो भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर लें, 1-1 मिनट बात करते हैं। देखो होता क्या, मैंने आपको शुरू में समझा दिया था ना, यानी कि वेग नियम में जो प्रत्येक स्पीशीज की जो कुछ घात है, सांद्रता की जो घात है, उस घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अब उसको रटाओ, भाषा में लिखो, बुक से लिखवाता हूँ। किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण, वो इक्वेशन ही तो होता है वेग नियम, ठीक है ना। लिखो किसी अभिक्रिया के, किसी वेग अभिक्रिया के, हाँ, वेग अभिक्रिया के प्रायोगिक, प्रायोगिक अरे किसी, दिमाग कहीं और चला जाता है क्या मेरा? किसी अभिक्रिया की किसी वेग अभिक्रिया, हाँ गलत बोल दिया। किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण, है ना। किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण, समीकरण में सांद्रता की जो घात है, किसकी में, अभिकारकों, अभिकारकों के सांद्रता, सांद्रता की घात, सांद्रता की घात या घातों का योग को, का योग को, अरे ले भैया, योग को अंग्रेजी में होता ना, ये फटाफट से लिख देता, सांद्रता की घातों, चलो आप इसको घातों ना, सांद्रता की घातांकों लिख दो, घातांकों, घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया परिभाषा इसकी। परिभाषा, यार परिभाषा पेपर नहीं पूछेगा तुमसे, तो क्वेश्चन पूछेगा इस पे, कि तो बस में तुमको लिखवाना पड़ता है, ठीक है ना, कि लिखवा दो चलो। आखिरकार बहुत मुद्दतों के पश्चात परिभाषा पूरी लिखी गई। परिभाषा से मतलब नहीं, पेपर में नहीं पूछेगा। इधर आ जाओ, देखो वेग बराबर यहाँ के लिखते हो एक्स की, अरे ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। ए भी क्या है? ए प्लस बी कोई अभिक्रिया होगा, बन रहा होगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये मैं कल तुमको समझाए थे बहुत अच्छे से। अब यहाँ जो एक्स और वाई है, देखो एक जो सांद्रता है उसकी घात एक्स है, जो बी सांद्रता उसकी घात वाई है, इसका योग कर दो तो कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई, और कुछ नहीं, केवल x प्लस वाई, हाथ को जोड़ दो, ठीक है ना, वो उसकी कोटि हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, छप गया, छाप लो, हो गया तेरा। देखो आगे आ जाऊं, जो हम वेग लिखते हैं, मैंने आपको समझाया था कि ये जो वेग होता है एक्सपेरिमेंटली लिखा जाता है, मतलब प्रयोगात्मक रूप से हम उसको लिखते हैं, ठीक है ना। अभिक्रिया का वेग, तो यार अभिक्रिया का वेग प्रयोगिकी होती है, मतलब एक्सपेरिमेंटली होती है, ठीक है ना। इसलिए अभिक्रिया का है कि अभिक्रिया की कोटि भी प्रायोगिक होता है। प्रायोगिक मतलब एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं पता कर सकते कि मुंह से बोला और लिख दिया, ठीक है ना। छाप लो इसको। जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, कभी अनंत नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो लिखो किसी अभिक्रिया की कोटि, किसी अभिक्रिया की कोटि, किसी अभिक्रिया की कोटि, ये कोटि फोटी जो भी है ना, तुमको सब पता होने से क्या होता है। किसी ने पूछा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो तुम खड़े रह गए से मुंह बंद करके, वहां मुंह बंद नहीं रखना, वहां मुंह चलना चाहिए, ठीक है ना, सही आंसर के साथ। किसी अभिक्रिया की कोटि, देखो शून्य कोमा भिन्नात्मक हो सकती है, किंतु अनंत नहीं हो सकता, अनंत नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो अगली बात तुम्हें लिखनी है कि नेगेटिव होगा नहीं होगा। देखो तो हमारे पास ना, अभी हमारे पास हमने वेग लिखा था, यहाँ के लिखा था, यहाँ पर ए की पावर एक्स था, बी की पावर वाई। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, जो रिएक्टेंट ए है उसके रिस्पेक्ट में, है ना, जो रिएक्टेंट ए है उसके रिस्पेक्ट में कोटि उसकी कितनी है, एक्स है कि नहीं। ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि एक्स है। ये एक का तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जोड़ करके टोटल कभी भी जीरो से कम नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, यानी हम ये कह सकते हैं किसी अभिक्रिया में किसी एक अभिकर्मक के सापेक्ष गलत लिख दिया, अभिकर्मक के सांद्रता के सापेक्ष कोटि ऋणात्मक हो सकती है, किंतु संपूर्ण अभिक्रिया की पूर्ण कोटि ऋणात्मक नहीं हो सकता है ना, ऋणात्मक नहीं हो सकता। इतनी सारी बात मैंने यहाँ पर लिख दी फटफट, ठीक है ना। छाप लो।
एक की तो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जो ओवरऑल होगी ना टोटल, वो कभी भाई साहब नेगेटिव नहीं आएगा, जीरो से कम नहीं आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो आप फटाफट देखो, इतना आ गया, अरे इतना आगे नहीं आ गया। देख, प्राथमिक अभिक्रिया के लिए बड़ी मस्त बात कहता है ये, प्राथमिक अभिक्रिया के लिए, प्राथमिक मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, देखो ध्यान से भाई, जो आणविकता होगी, आणविकता जो होगी वो बराबर होगी किसके, कोटि के। एग्जाम्पल देखे यहां देखते हैं अभी, है ना। एग्जाम्पल तो हमें मान लो 2A प्लस बी है और ये बना रहा है कोई सी उत्पाद, तो मैं इसके लिए जो वेग लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, के ए की पावर दो, आणविकता है ना, ये तो इक्वल होता है इसके, मैं 2 लिखूंगा और यहां पर क्या लिखूंगा, बी, है ना। अब कोटि बताओ कितनी होगी इसकी, कोटि क्या हो जाएगी इसकी, 2 + 1 बराबर तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी, इसका मतलब ये क्या होगी, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया हमारी ये होगी। बात समझ में आ रहा तुम लोगों को, है ना, कहीं कोई दिक्कत तो हुआ नहीं होगा, समझ तुमको सारा नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत आया होगा, सारा आ गया, ये तो मैं वैसे ही कह रहा था तुमको जानने के लिए, ठीक है भाई। देखो एक मेरे पास और है अभिक्रिया, वो प्राथमिक है, ठीक है ना। तो वेग नियम से होता है ना, तो जो कोटि होता है वो एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, समझ आया तुमको, बहुत मस्त। प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो तो अलग अलग कोटि होती है ना, बताऊंगा तुमको बाद में कभी, फिलहाल आप इधर चलो, ठीक, मेरी नज़र से तुम देखो तो यार नज़र वो आए, हाँ ठीक, चलो तो अभिक्रिया कोटि भी भाई देखो, ये तो प्राथमिक था ना। अब यार तुमको ना हम एक चीज समझाए थे, क्या समझाए थे, जटिल अभिक्रिया, वो कई स्टेप में होती है, जो स्टेप्स होते हैं, हाँ, तो उस अभिक्रिया का वेग निर्धारित करता है कौन, जो मंद पद होता है ना, तो कोटि भी वही करेगा निर्धारित, ठीक है ना। जब वेग उससे निकल के आएगा तो कोटि भी तो उससे उसी से निकलेगा, है ना, ठीक है ना भाई, ये हमको ध्यान रखना है। तो लिखो, जटिल अभिक्रिया की कोटि, तुम लिखना रहे, चलो मैं लिख रहा हूँ पॉइंट, भाई हेडिंग तो यहाँ लिखूंगा खुद ही, जटिल अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटि को कौन, वेग निर्धारित करने वाले पदों द्वारा वेग निर्धारित करने वाले पदों द्वारा परिभाषित किया जाता है, ठीक है ना, परिभाषित किया जाता है। परिभाषित का मतलब होता है कि डिफाइन करना, जो है ना हम RDS बोलते हैं, RDS का मतलब हुआ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आगे से बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग एस फोर स्टेप्स, मतलब वेग निर्धारित करने वाले पद, और वो कौन होते हैं, मंद वाले पद होते हैं। तुम कल नहीं आए थे ना, तुमको थोड़ा कम आ रहा होगा समझ में कि मंद पद क्या है ना, हाँ समस्या हो गई। जब तक ज़्यादा गंभीर ना हो जाए छुट्टी करने का ना,
तब तक मत क्या करो। क्या हो गया था कल? बुखार हो गया था। चल तो लेता होगा फिर भी, आ गया था यार। चल कोई ना, मैंने कल पढ़ाया था तो पढ़ लियो ना, नोट्स में रिकॉर्ड कर रखी थी मैंने। चलो कोई नहीं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो जटिल अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करता है, या कह लो परिभाषित करता है, या वही बताता है, ठीक है ना, सिंपल भाषा में। और इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। एक बात बताऊं, शून्य कोटि की अभिक्रिया जब भी होगी वो जटिल अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। शून्य कोटि ऐसा लग रहा है जैसे कि ना वो जटिल नहीं होगी, एक ही स्टेप में होगी। शून्य कोटि का है तो ऐसा लगता है कि जो एक ही स्टेप में हो गया होगा, लेकिन नहीं, ये उल्टा है। यहाँ पे तुम्हारी हमारी सोच से परे है। शून्य कोटि की अभिक्रिया जरूर पक्का है कि वो जटिल अभिक्रिया होगी। लिखो, नोट गिरो, नोट गिरो, क्या आ गया ये, नोट डाल के लिखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया निश्चय ही जटिल अभिक्रिया होती है। जटिल अभिक्रिया होगी, जटिल अभिक्रिया होगी मतलब शून्य कोटि कभी भी प्राथमिक नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि उसको शून्य लाना है। शून्य शून्य समझते हो? तुम नहीं समझोगे। समझा भैया। इसके बाद में भाई साहब क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। इसका एक वो लिख लो, सिग्निफिकेंस, अभिक्रिया की कोटि का महत्व क्या है। इससे हमें क्या पता चलता है? किसी ने बोला कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो, तो खाली यही बोल दोगे तो मुझे पता है कि जो ना वेग नियम में जो सांद्रता होती है अभिकारकों की, उसके घातांकों का योग। बोलेगा ये तो परिभाषा है, हमें बताती क्या है, उससे क्या पता चलता है, वो यहाँ बता रहा हूँ। तो लिखो, अभिक्रिया की कोटि का महत्व। अभिक्रिया की कोटि का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि हमें क्या बताना चाह रहा है, महत्व क्या है उसका। देखो मान लो हमारे पास कोई वेग है, यहां पर के लिखा है, यहां पर ए लिखा है और यहां पर बी लिखा है। यहां मान लो घात 1 है, यहां मान लो घात 2 है, ठीक है कि नहीं है ना। कोई रिएक्शन होगा जो a प्लस बी मिलकर के क्या कर रहा होगा, सी बना रहा होगा। अब ये अभी यहां पर कितना है बताओ, a, यहां b है। अगर मैं a के स्थान पर 2a कर दूं तो भाई, मान लो मैं अगर a के स्थान पर 2a कर दूं, है ना, तो बताओ अब वेग कितना होगा। क्या यहां लिखोगे और यहां तुम लोग 2a लिख दोगे, है ना। यहाँ एक घात है और यहाँ पर b, यहाँ पर घात कितना है, 2, तो 2 आगे नहीं आ जाएगा भाई। 2 का 2a की घात कितनी, एक ही तो है, तो 2 की घात 1 तो 2 ही रहेगा। यहाँ पर क्या आ गया और यहाँ पर क्या, a की पावर घात 1, b की पावर 2। अब ये पहले वाला ही तो वेग है, 2 करने से क्या हो गया, 2 गुना हो गया पहले की तुलना में। क्या हो गया, अभिक्रिया के अंदर जो अभिकर्मक है उसकी सांद्रता बदलने पर उसकी वेग भी कैसे परिवर्तित होती है, ये हमें कोटि ही बताता है। कौन? अगर मैं यहाँ पर b की पावर, सॉरी, यहाँ अगर b की जगह मैं 2 कर दूं, हाँ a क्या था मैंने, अगर मैं यहाँ पर मान लो क्या कर दूं, b के स्थान पर 2 भी कर दूं, तो वेग पहले तुलना में कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो कैसे परिवर्तित होती है अभिक्रिया का वेग सांद्रता को परिवर्तित करने पर, ये हमें अभिक्रिया की कोटि बताता है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं वही लिख करके दिखा रहा हूं, किसी अभिक्रिया, अरे चाचा, किसी अभिक्रिया
में अभिकर्मकों की सांद्रता को परिवर्तित करने पर वेग में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की कोटि द्वारा निर्धारित की जाती है। वेग में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की कोटि द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है ना। ये तुम्हारा आज का था क्लास, यहाँ तक का अभिक्रिया की कोटि। ठीक है ना। अगली क्लास यानी कल अपन में तेरे को ना अभिक्रिया की जो कोटि है एक्स वाई के मान वो कैसे निकाला जाएगा वो समझाना है। ठीक है ना।